दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्यू आखिरकार टेंपल ऑफ मिस्ट्री के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर किन्यू से पहले भी बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स आ चुके थे। वो लोग बस मामूली से आर्टिफैक्ट लेकर यहां से वापस चले जाते थे, और चूंकि किन्यू सबसे अलग है इसलिए उसने टेंपल ऑफ मिस्ट्री की इस पहेली को सॉल्व कर दिया था, जिसकी वजह से टेंपल ऑफ मिस्ट्री के ओनर मास्टर चिवी खुद वहां पर किन्यू से मिलने के लिए पहुंच चुके थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां पर मास्टर चिवी की सोल किन्यू को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो कहती है कि वाओ, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर हो, तुम्हारी सोल स्टेट तो किसी गॉडली बीइंग की तरह है। जो सुनकर किन्यू उनसे कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैं कोई गॉड नहीं हूँ। जिस पर मास्टर चिवी कहते हैं कि हाँ, ये बात सच है, क्योंकि कोई भी गॉड मेरे टेंपल ऑफ मिस्ट्री के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन बस मैं तुम्हें यही बता रहा था कि तुम्हारी पावर्स ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुकी है, तुम जल्दी गॉड लेवल पर पहुंच जाओगे। जिस पर किन्यू यहाँ पर मास्टर चिवी से सवाल करते हुए पूछते हैं, तो क्या आप भी गॉड रैम से बिलोंग करते थे? जिस पर मास्टर चिवी बताते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं कभी गोल्ड रैन में बिलोंग करता था। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को गोल्ड रैन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देते हैं, जैसे कि गोल्ड रैन में भी सारे गॉड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक कैटेगरी तो वो है जो कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो लोग गॉड्स बन गए। और दूसरी कैटेगरी वो गॉड्स है जो कि बचपन से ही गॉड्स थे, यानी कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग होंगे। किन्यू ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो जैसे ही न्यू गॉड बनेगा वो कुछ दिन भी वहाँ पर टिक नहीं पाएगा। कोई भी बड़ा गॉड उसे जान से मार देगा, और उसके लिए तो किसी भी गॉड को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर मास्टर चिवी कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा वेपन है तो तुम किसी भी गॉड को जान से मार सकते हो। जो कहते हैं साथ ही मास्टर चिवी ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन सेलेस्टियल स्फीयर को बाहर निकाल लिया था। ये वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि किसी भी सोल को शटर डाउन कर सकता है, चाहे वो फिर कोई गॉड ही क्यों ना हो। मास्टर चिवी इसका मामूली सा अटैक यहाँ किन्यू को उसकी पावर दिखाने के लिए उस पर कर देता है, जिसका असर किन्यू पर नहीं हो पाता। ये देखकर मास्टर चिवी काफी ज्यादा हैरान थे। वो हैरानगी के साथ कहते हैं कि किन्यू, इसका मतलब तुम्हारे पास तुम्हारी सोल नहीं है। जो बात सच भी है, क्योंकि किन्यू अपनी सोल का इस्तेमाल सोल पपेट के लिए कर रहा था। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान और भी कई सारी बातें होती है, जहाँ पर मास्टर चिवी किन्यू को बताते हैं कि मैंने इस वेपन को रिफाइन करने के लिए काफी वक्त लगाया, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू से कहते हैं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दूर से आए हो, मुझे लगता है कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम्हें यहाँ तक तुम्हारी डेस्टिनी लेकर आई है। लगता है कि हम दोनों का रास्ता एक ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक टेस्ट लूंगा, जो कि तुम्हारी ताकत और विल पावर को साबित करेगा, ताकि मैं जो फैसला लेने लगा हूँ वो सही हो। उसके ये कहते साथ ही किन्यू एक जंगल में पहुँच गया था, जहाँ चारों तरफ काफी कोहरा था। किन्यू ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा था। साथ ही साथ किन्यू जैसे जैसे आगे मूव करता है उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ रियल नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि मैं किसी तरह की इल्यूजन में फंस चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर मौजूद दरख्त मूव कर पा रहे थे, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए किन्यू ने भी उन दरख्तों पर हमला करके उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया था। इसी तरह से मूव करते हुए किन्यू उस फॉर्मेशन के एंड तक पहुँच जाता है, जिसे अब किन्यू को तोड़ना होगा। उसके बाद ही किन्यू इस इल्यूजन से निकल पाएगा। और तभी अचानक वहाँ पर दरख्तों के कुछ पत्ते किन्यू पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो कि किसी ब्लेड से कम नहीं थे। किन्यू को यहाँ पर इतने सारे ब्लेड्स को डॉज करने में काफी मुश्किल हो रही थी। साथ ही साथ उन ब्लेड्स का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आगे की तरफ बढ़ते हुए किन्यू की तरफ आ रहा था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर किन्यू ने अपनी सारी एनर्जी अपने सोर्ड में जमा कर ली थी, और वो इसका इस्तेमाल करते हुए सामने दीवार पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे ब्लेड्स खत्म हो चुके थे। साथ ही साथ वो इल्यूजन भी टूट चुका था। किन्यू को यहाँ पर इल्यूजन से बाहर आता हुआ देखकर मास्टर चिवी उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि तुमसे पहले कोई भी मेरे इल्यूजन को तोड़ नहीं पाया, तुम्हें सच में बहुत ज्यादा टैलेंट है और तुम मेरे इस गिफ्ट के काबिल हो। ये कहती उन्होंने सेलेस्टियल स्फीयर किन्यू के हवाले कर दिया था। साथ ही साथ वो किन्यू से कहते हैं कि ये अभी अधूरा है, इसलिए बाकी की वेपन रिफाइनमेंट करके तुम्हें इसे खुद ही कंप्लीट करना होगा। अगर एक बार तुमने ये कंप्लीट कर लिया, इसका इस्तेमाल करके किसी भी दुश्मन को तुम आसानी से हरा सकते हो। जो कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। किन्यू उस गोल्डन सेलेस्टियल स्फीयर को देखते हुए कहता है कि क्या सच में मैं इसे रिफाइन कर सकता हूँ? तभी अचानक मास्टर चिवी का बटलर पीछे से आ जाता है, जो कि किन्यू से कह रहा था कि हाँ, बेशक तुम इसे रिफाइन कर सकते हो। किन्यू तो उस बूढ़े आदमी को नहीं जानता था, जिस पर वो बूढ़ा आदमी खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मैं टेंपल ऑफ मिस्ट्री का स्टीवर्ड हूँ, तुम मुझे मास्टर चिवी के बटलर की तरह भी जान सकते हो। जिस पर किन्यू कहता है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मैं इस वेपन को रिफाइन कर सकता हूँ? जिस पर चिवी का बटलर जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम इस वेपन को अच्छे से रिफाइन कर सको। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू से कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि जब तुम टेस्ट को पास कर लो तो मैं तुम्हें 2 आर्टिफैक्ट हॉल्स दे दूं। ये कहते ही वो किन्यू को अपने साथ लेकर जाना शुरू कर देता है, जहाँ वो सबसे पहले टेंपल ऑफ फायर हॉल तक पहुँच चुके थे, जिसके बारे में मास्टर चिवी का बटलर बताते हुए कहता है कि ये मास्टर चिवी की वही रिफाइनमेंट हॉल है, जहाँ पर वो अपने सारे वेपन्स को रिफाइन करते थे। यहाँ इस रिफाइनमेंट हॉल के अंदर तुम्हें मास्टर चिवी के सारे रिफाइनमेंट टूल और इवन उनके सारे सीक्रेट स्किल्स मिल जाएंगे, लेकिन इस हॉल के दरवाजे को ओपन करने के लिए पहले तुम्हें इस काबिल होना होगा कि तुम्हारे पास एक प्योर फ्लेम हो। साथ ही साथ तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी जब तुम्हारी पीक पर पहुंचेगी तभी तुम इस दरवाजे को ओपन कर सकते हो। किन्यू फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो समझ चुका था, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर उस बटलर से कहता है कि तुम्हारा प्योर फ्लेम से क्या मतलब है? जिस पर मास्टर चिवी का बटलर जरा कुछ ना बताते हुए कहता है कि जब तुम्हारे पास एक प्योर फ्लेम आ जाएगी तब तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। मास्टर चिवी उन सारी मटेरियल्स को यहीं पर रखा करते थे। साथ ही साथ उन्होंने आपके लिए यहाँ पर कुछ कीमती आर्टिफैक्ट्स भी छोड़े हैं। इसके बाद वो किन्यू को लेकर टेंपल ऑफ आर्टिफैक्ट लेकर आ जाता है, जहाँ वो
वो बताता है कि यहाँ पर तुम्हें सारे के सारे कीमती रिफाइनिंग मटेरियल्स मिलेंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो 9 पर्पल ओरिजिन फायर बीड्स है। वो बेशक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे सेलेस्टियल स्फीयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। फिर भी ये मास्टर चिवी की एक शर्त है, अगर तुम चाहते हो कि तुम टेंपल ऑफ मिस्ट्री के नए ओनर बन जाओ तो इसलिए तुम्हें उन 9 पर्पल बीड्स को रिफाइन करना ही होगा। तुम जैसे ही उन्हें रिफाइन करके अपना बना लोगे, तब से ये टेंपल ऑफ मिस्ट्री भी तुम्हारा हो जाएगा। किन्यू उसकी ये बात सुनकर कहता है ठीक है, मैं अभी ही कोशिश करना चाहता हूँ। इसके बाद किन्यू अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्यू अभी इस काबिल नहीं हुआ था, इसीलिए किन्यू यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाता। पर चूंकि किन्यू ने यहाँ पर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे मालूम हो जाता है कि चिवी के बटलर के पास तो सोल ही नहीं है। जो जानकर किन्यू तो थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन वो बटलर बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक पपेट हूँ, मेरे पास सोल कैसे हो सकती है। लेकिन ये बात तो किन्यू के लिए और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि एक सोल पपेट बात कर सकता है, इवन कि वो सोच समझ सकता है। जिस पर चिवी का बटलर बताता है कि मेरे मास्टर एक बहुत ही अच्छे रिफाइनर थे, सोल पपेट्स को बनाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है, कुछ ही लोग इसको बना पाते हैं, लेकिन मेरे मास्टर तो इस काम में माहिर थे, इसलिए उन्होंने मुझे इतना ज्यादा परफेक्ट बनाया कि मैं सोच समझ और बात भी कर सकता हूँ। किन्यू यहाँ पर चिवी के बटलर को बताते हैं कि मेरे पास भी एक सोल पपेट है, लेकिन वो तुम्हारी तरह बात नहीं कर सकती। ये कहते ही किन्यू ने अपने सोल पपेट को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर चिवी का बटलर कहता है कि सोल पपेट को बनाने वाला इंसान तो वाकई में कमाल का है, क्योंकि उसने सोल पपेट की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन ये बात भी सच है कि उसे सोल पपेट में पूरी तरीके से महारत हासिल नहीं, क्योंकि ये सोल पपेट सिर्फ एक लो ग्रेड का सोल पपेट है। जिस पर किन्यू कहता है लेकिन इसने मेरी कई दफा जान बचाई, क्यों ना तुम इसके साथ अपनी ताकत कंपेयर करके देख लो। जिस पर मास्टर चिवी का बटलर भी मान गया था, और हम देखते हैं कि यहाँ पर किन्यू के सोल पपेट ने आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर चिवी के बटलर पर हमला कर दिया था, और वो बटलर तो काफी आसानी के साथ अपने कुछ ही अटैक से उस सोल पपेट को हरा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सोल पपेट उसके सामने कुछ भी नहीं। किन्यू को भी इस बात ने काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ चिवी का बटलर कहता है कि इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं, मैं एक हाई ग्रेड का सोल पपेट हूँ। और फिर भी ये बात सच है कि मैं किसी गॉड का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उससे स्पेस ला आती है वो मुझे आसानी के साथ कंट्रोल कर पाएगा। यहाँ पर इसी तरह की बातें करने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर चिवी के बटलर ने किन्यू को बाकी का पैलेस दिखाना शुरू कर दिया था, और इसी तरह घूमते घूमते ये लोग एक हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ पिलर्स मौजूद थे, लेकिन ये पिलर्स छत के साथ अटैच नहीं थे। जिस बात ने किन्यू को हैरान कर दिया था, वो मास्टर चिवी के बटलर से इस बारे में सवाल करता है, जिस पर मास्टर चिवी का बटलर बताता है कि ये बहुत ही कीमती आर्टिफैक्ट है। मास्टर चिवी को अक्सर दूसरे यूनिवर्स में जाना पड़ता था ताकि वो स्पेशल मटेरियल्स ला सके अपने रिफाइनमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी मकसद से उन्होंने इन पिलर्स को बनाया, जो कि स्पेस में पेनिट्रेट करके एक चैनल बना सकते हैं। वो इनका इस्तेमाल करके किसी भी वर्ल्ड या स्पेस में घूम सकते हैं। किन्यू को इस बात ने वाकई में काफी सरप्राइज कर दिया था। वो आगे की तरफ जाते हुए उन पिलर्स को देखना शुरू कर देता है, जिन पर यूनिवर्स और प्लैनेट्स के नेम लिखे हुए थे। इसी तरह से इन प्लैनेट और यूनिवर्स के नाम पढ़ते हुए अचानक से किन्यू को अपना होम प्लैनेट दिख गया था, जिसे देखकर किन्यू इमोशनल होते हुए चिवी के बटलर से कहता है कि ये वही प्लैनेट है जहाँ पर मैं बड़ा हुआ, मुझे अपनी फैमिली की काफी याद आ रही थी, और जैसा कि तुमने मुझे बताया कि हम इसका इस्तेमाल करके उस प्लैनेट तक जा सकते हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जिस पर मास्टर चिवी का बटलर कहता है कि हाँ, आप बेशक ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं होगा, जिसके लिए किन्यू भी एग्री हो गया था। इसके बाद वो उन टेलीपोर्टेशन चैनल का इस्तेमाल करते हुए वापस से अपने प्लेनेट पहुंच जाता है, जहां पर मौजूद नॉर्मल इंसान की फैमिली के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल वो एक मुश्किल में फंस चुके हैं। किन्यू तो वापस आकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अपनी किन फैमिली की मुसीबतों के बारे में सुनकर उसे थोड़ी सी फिक्र भी हो गई थी। साथ ही साथ किन्यू को यहाँ पर अपना पुराना बेस्ट फ्रेंड भी मिल चुका था, जो कि किन्यू से कहता है कि मास्टर, आखिरकार आप लौट आए, आपको देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, आप बिल्कुल सही टाइम पे लौटे हो, क्योंकि किन फैमिली को आपकी जरूरत है। किन्यू अपने बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनने के बाद फौरन अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आ चुका था, जो कि इस वक्त किन फैमिली को लीड कर रहा है। वो किन्यू को सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे पैंग डीमन फैमिली ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया, उनकी तादाद काफी ज्यादा है, साथ ही साथ वो लोग हमसे स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही थी। जिस पर किन्यू कहता है कि मेरे भाई, तुम वाकई में बहादुर हो, क्योंकि तुमने अब तक किन फैमिली को संभाल के रखा हुआ है, अगर तुम ना होते तो शायद किन फैमिली कब की हार चुकी होती। साथ ही साथ किन्यू को यहाँ पर पैंग डीमन फैमिली पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसके बाद वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि हमारा बड़ा भाई और हमारे फादर, वो भी तो हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम की वजह से असेंड हो गए, क्या तुम जानती हो कि वो लोग यहाँ से कहाँ गए थे? जिस पर उसका छोटा भाई बताता है कि उनके साथ साथ हमारे अंकल युनसी भी गए हुए हैं, लेकिन मैं उनकी लोकेशन नहीं जानता। मे बी जो इमोर्टल फैमिली को कंट्रोल करने वाली इस वक्त ओनर है, वो शायद इस बारे में जानती हो। किन्यू ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो अपने भाई से कहता है कि तुमने क्या कहा, इमोर्टल फैमिली हमारी मदद कर रही है? जिस पर उसका छोटा भाई बताता है कि हाँ, पिछले कई वक्त से इमोर्टल फैमिली हम लोगों की मदद कर रही है, उन लोगों ने इस जंग में हम लोगों का काफी ज्यादा साथ दिया, अगर वो ना होते तो शायद सच में हम लोग जिंदा ना बच पाते। किन्यू को ये बात काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि इमोर्टल फैमिली को एम्परर यू संभाला करता था, और किन्यू ने तो एम्परर यू की जान ली, उसके बाद शायद न्यू ओनर जीनू बनी होगी, और जीनू तो किन्यू से बदला लेना चाहती थी, फिर आखिर वो किन फैमिली की मदद क्यों कर रही है? किन्यू समझ चुका था कि ये जीनू की जरूर कोई ना कोई चाल होगी, इसलिए वो फौरन से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर इमोर्टल फैमिली के पैलेस आ जाता है, जहाँ किन्यू ने बहुत ही ज्यादा प्यार से उनके लीडर को एक धमकी दी थी। वो उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, मेरा नाम किन्यू है और इमोर्टल वर्ल्ड में मैं आप
इंतजार करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने असेंशन के बाद वहीं पर आओगे। तो इसलिए अगर आप लोगों ने यहाँ पर मेरी फैमिली का ख्याल रखा, वहाँ पर मैं आपकी फैमिली का ख्याल रखूंगा। असल में ये किन्नू की तरफ से उसके लिए खतरनाक सी धमकी थी, जिसका मतलब यही था कि अगर यहाँ पर तुम लोगों ने मेरी फैमिली के साथ कुछ भी किया तो वहाँ पर मैं तुम लोगों की फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ किन्नू ये सब करने के बाद एक बार फिर से अपने भाई के पास आ जाता है। अब किन्नू को किसी भी हाल में अपने किंग फैमिली को बचाना ही था, इसलिए किन्नू अपने सोल पपेट को बाहर निकालकर अपने भाई के हवाले कर देता है। वो अपने भाई को बताता है कि तुम इस सोल पपेट का इस्तेमाल करके किसी भी बड़े से बड़े कल्टीवेटर की जान ले सकते हो। इस सोल पपेट ने मेरी कल्टीवेशन के रास्ते में मेरी काफी ज्यादा मदद की, लेकिन अब ये एक लो लेवल का सोल पपेट है, इसलिए ये मेरे ज्यादा काम नहीं आ सकता और तुम इसे अपने लिए अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। ये कहते साथ ही किन्नू ने उसे एक स्टोरेज रिंग भी दे दी थी, जिसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन पड़े हुए थे। साथ ही सोल पपेट को इस्तेमाल करने का तरीका भी था। किन्नू अपने छोटे भाई से कहता है कि हो सके तो इस सोल पपेट के बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, वरना तुम लोगों के लिए बिना वजह की मुसीबतें क्रिएट हो जाएगी। साथ ही साथ किन्नू अपने छोटे भाई से कहता है कि वैसे हमारी किंग फैमिली के न्यू जूनियर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर कौन है, जिस पर किन्नू के भाई ने उस स्ट्रॉन्ग वॉरियर को यहाँ पर बुला लिया था और वो अपने भाई से कहता है कि ये हमारा एक न्यू उभरता हुआ सितारा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। किन्नू भी उस लड़के में अपनी डेसिपल हांशु को देख पा रहा था, इसलिए किन्नू अपने स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक उसके माइंड में फिट कर देता है। वो उस लड़के से कहता है कि तुम स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। साथ ही साथ तुम्हें इसे अपने दूसरे दोस्तों को भी सिखाना होगा ताकि तुम लोग किंग फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको। यहाँ पर ये सारी तैयारियां करने के बाद किन्नू वापस से टेंपल ऑफ मिस्ट्री चला गया था, जबकि दूसरी तरफ हमें इमोर्टल फैमिली के उसी लीडर को दिखाया जाता है, जो कि फौरन से जीनी को सब कुछ बता देता है कि कैसे यहाँ पर किन्नू आया था और उसने मुझे यूं धमकी दी, जिस पर जीनू से कहती है कि तुमने और कुछ नहीं करना, बस तुम किंग फैमिली का ख्याल रखते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि ये सब कुछ जीनू की एक चाल है। इवन के फर्स्ट मोनार्च के छोटे भाई को भी जीनू ने अपने साथ मिला लिया था। वो बस कुछ भी करके यहाँ पर किन्नू की जान लेना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्नू वापस आने के बाद मास्टर चिबी के बटलर से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज इतने समय बाद मैं तुम्हारी वजह से सिर्फ अपनी फैमिली से मिल पाया। यहाँ पर ये सारी बातें होने के बाद किन्नू टेंपल ऑफ मिस्ट्री से बाहर की तरफ जा रहा था ताकि वो इमोर्टल रेल्म में जल्दी से जाकर अपने फादर और अंकल को ढूंढ सके, लेकिन इमोर्टल रेल्म का दरवाजा तो बंद हो चुका था, जिसे डीमन एम्परर और एम्परर यू और बाकी सारे एम्परर्स ने मिलकर बंद किया था। इसे तोड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन है। पर तभी अचानक किन्नू को अपने सेलेस्टियल स्फीयर की याद आती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए किन्नू ने उस सील पर हमला कर दिया था और हमें जानने को मिलता है कि वाकई में ये स्फीयर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि किन्नू ने आसानी के साथ उस सील को ब्रेक कर दिया था। साथ ही साथ किन्नू यहाँ पर उन सारे बीस्ट को भी आजाद कर देता है जो कि किन्नू को टेंपल ऑफ मिस्ट्री के अंदर मिले थे, जिसमें से एक डीमन बीस्ट का नाम मिस्टर वुलोंग था। ऐसा लगता है जैसे कि वो मास्टर वुलान को जानता है। यहाँ पर वो बीस्ट किन्नू का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि कई सालों बाद किन्नू ने उन्हें आजाद करा दिया। इसके बाद सी शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किन्नू के फादर और अंकल पर आ जाता है, जो कि आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। मास्टर किंग डाई फेंग युनजी से कहते हैं कि वैसे क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती, क्योंकि हमने सुना था कि किन्नू ने एम्परर यू की जान ली, फिर आखिर उसकी वाइफ जीनू हम लोगों की मदद क्यों कर रही है? यकीनन वो हम लोगों का इस्तेमाल करके किन्नू को धमकाना चाहती है। यहाँ पर ये दोनों बैठकर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक हमें मालूम होता है कि किन्नू ने इन दोनों को ढूंढ लिया था और वो भी आखिरकार यहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि अपने फादर से मिलकर काफी ज्यादा खुश था और वो इनसे कहता है कि हाँ, आप दोनों ने बिल्कुल सही समझा। मुझे पूरा यकीन है कि जीनू हम लोगों के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही है, लेकिन मैं उसे कामयाब होने नहीं दे सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारी फैमिली को तैयार कर लो। मुझे लगता है कि हमें अपनी फैमिली को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा। जिस पर उसका फादर सवाल पूछते हुए कहता है कि आखिर तुम किस जगह की बात कर रहे हो? किन्नू मुस्कुराते हुए बताता है कि मैं अपने लुवो यू की प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। वो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखेगा। ये सुनकर किन्नू के फादर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्नू लुवो यू के साथ था और वो उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि लुवो यू ने किन्नू की फैमिली को रहने के लिए जगह दी। लुवो यू किन्नू की ये बात सुनकर कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया कि मैं डीमन एम्परर से अपना बदला ले सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम्हारी किंग फैमिली यहाँ पर मेरे साथ है, मैं उनका पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा। किन्नू उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराता है। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि वैसे हमारी वो दोस्त जियांग युन कहाँ पर है, जिसके बारे में सोचते हुए लुवो यू किन्नू को बताता है कि वो तो जल्द यहाँ से जाने वाली है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जियांग युन वहाँ पर आ गई थी, जो कि टेलीपैथी के थ्रू किन्नू को बताती है कि प्लीज अब तुम मेरे पावर लेवल को देख सकते हो, लेकिन मेरे पावर लेवल के बारे में लुवो यू को कुछ मत बताना। किन्नू पहले तो इस बात को अच्छे से नहीं जानता था कि जियांग युन एक गॉड है, लेकिन अब चूंकि उसे गॉड रेल्म के बारे में इतना कुछ मालूम हो चुका है, इसलिए उसे जियांग युन के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया। दूसरी तरफ लुवो यू यहाँ पर इन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद किन्नू यहाँ पर जियांग युन से कहता है कि तुम तो एक गॉड लेवल वॉरियर हो, फिर आखिर तुम इस कमजोर से लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो? इस बेचारे को तो मालूम भी नहीं। जिस पर जियांग युन कहती है कि मुझे तुम्हें ये बात समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भी तो कमजोर होकर मेरी बहन से प्यार करते हो। किन्नू को यहाँ पर जियांग युन के मुंह से ये पहली दफा सुनने को मिलता है कि जियांग ली उसकी बहन है, जो जानकर तो किन्नू काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। जबकि दूसरी तरफ जियांग युन यहाँ पर किन्नू से कहती है कि देख लो, मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे बता रखा था, वो सिर्फ गॉड रेल्म में तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, इसलिए किन्नू प्लीज मुझे निराश मत करना। यहाँ पर जियांग युन की ये सारी बातें सुनकर किन्नू को समझ आ जाता है कि क्यों जियांग युन हमेशा उसका ख्याल रखती थी। जबकि साथ ही साथ जियांग युन यहाँ पर किन्नू को बताती है कि वैसे काफी देर हो गई, हमारे फादर ने हमें वापस
इसलिए ग्रैंडमा यूनहुआ मुझे लेने के लिए आ रही है। यहाँ पर वो अभी ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पर ग्रैंडमा यूनहुआ पहुँच जाती है, जो कि जाने से पहले किन्यू को अपनी आखिरी एडवाइस दे रही थी। वो किन्यू से कहती है कि गोल्ड रैंक के लिए जब तुम्हारा हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम होगा तो वो कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं होने वाला। तुम उस टेस्ट के दौरान सिर्फ अपने जेंगलिन आर्टिफैक्ट के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को कहती है कि गोल्ड रैंक जितना तुम्हें लग रहा है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वहाँ पर आने के बाद खुद का ख्याल रखना। जिसके बाद ग्रैंडमा यूनहुआ यहाँ पर जेंगलिन को लेकर चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद हमें मालूम होता है कि किन्यू अगले कुछ हफ्तों तक जेंगलिन आर्टिफैक्ट के सेकंड फ्लोर में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ उसने ब्रेक थ्रू कर लिया और किन्यू आखिरकार यहाँ पर अपने ओरिजिन के मिडिल लेवल पर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी अचानक वहाँ पर हाफी और सेबल भी आ जाते हैं, जो कि किन्यू के ब्रेक थ्रू से काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही साथ वो दोनों यहाँ पर किन्यू को बताते हैं कि वैसे हम दोनों भाइयों ने भी डिसाइड किया है कि हम भी तुम्हारे साथ गोल्ड रैंक जाएंगे, क्योंकि जब तुम कल्टीवेशन कर रहे थे तब साथ ही साथ हम लोगों ने भी कल्टीवेशन की थी और हम दोनों भी लेवल 9 के एम्परर्स बन चुके हैं। किन्यू तो इस बात से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो भी तो यही चाहता है कि वो अपने भाइयों से अलग ना हो। और तभी अचानक सेबल कहता है कि इससे पहले कि हम लोग अपने हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम दे, मैं चाहता हूँ कि हम लोग डेविल एम्परर को जान से मार दे, ताकि मैं उससे अपने पेरेंट्स का बदला ले सकूं। किन्यू उसकी ये बात सुनकर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी हम लोग डेविल एम्परर को तो भूल ही गए थे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन डेविल एम्परर का दिखाया जाता है, जो कि अपने प्लेनेट में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी अचानक सेबल वहाँ आते हुए उस पर हमला कर देता है। इस हमले से खुद को डेविल एम्परर ने बचा लिया था। साथ ही साथ उसे जानने को मिलता है कि सेबल अब लेवल 9 का एम्परर बन चुका है, यानी कि वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया। इसलिए डेविल एम्परर के लिए बेहतर यही होगा कि वो यहाँ से निकल जाए, इससे पहले कि सेबल के बाकी दोनों भाई यहाँ पर आ जाए। ये कहते हुए डेविल एम्परर जैसे वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, तभी अचानक वो हवा में फ्रीज हो जाता है, जहाँ उसके सामने किन्यू आ गया था। किन्यू से बताता है कि अब मैंने स्पेस लॉ पर महारत हासिल कर ली, तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अगले कुछ ही मिनटों के अंदर जान से मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जंग मेरे साथ नहीं बल्कि सेबल के साथ है। सेबल अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें यहाँ से भागना नहीं बल्कि रुककर सेबल के साथ फाइट करनी होगी। अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगा, और दूसरी तरफ अगर तुमने रुककर सेबल के साथ फाइट की और तुम उससे जीत गए तो तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो, जो बात डेविल एम्परर को काफी अच्छी लगती है। इसलिए डेविल एम्परर ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सब लोगों को टेलीपोर्ट करके जेंगलिन रेल्म ले जाता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन के लास्ट 2 एपिसोड, यानी कि ये हमारे सीजन 5 का आखिरी एपिसोड है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्यू जेंगलिन आर्टिफैक्ट के सेकंड फ्लोर में बैठकर कई हफ्तों तक कल्टीवेशन करता है, जिसकी वजह से उसके लेवल ब्रेक थ्रू हो गया था। अब किन्यू अपने ओरिजिन रैंक के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका है। यहाँ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूँ कि आप लोगों को किन्यू की कल्टीवेशन लेवल समझने में काफी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए किन्यू की कल्टीवेशन पर एक वीडियो बना दी, जिसे देखकर आप लोग किन्यू की कल्टीवेशन लेवल्स को समझ सकते हो। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल्टीवेशन स्टेज की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद हमने देखा कि किन्यू के बाकी के दोनों भाई भी किन्यू के पास आकर उन्हें बताते हैं कि अब हम दोनों भी लेवल 9 के एम्परर्स बन चुके, इसलिए हम दोनों भी तुम्हारे साथ गोल्ड रैंक जाएंगे। जिस पर किन्यू काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन साथ ही साथ सेबल कहता है कि मैं अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम गोल्ड रैंक जाए मैं डेविल एम्परर को जान से मार दूं। जिसके बाद ये तीनों भाई मिलकर डेविल एम्परर का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ पर किन्यू डेविल एम्परर को टेलीपोर्ट करके जेंगलिन आर्टिफैक्ट ले आया था। साथ ही साथ उसके आसपास एक फॉर्मेशन एरे क्रिएट कर देता है ताकि डेविल एम्परर सेबल के साथ फाइट करने से भाग ना सके। दूसरी तरफ हाफी किन्यू से कहता है कि ये तो सेबल के लिए ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि डेविल एम्परर की स्पीड सेबल से ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ हमें फॉर्मेशन में दिखाया जाता है कि डेविल एम्परर तेजी के साथ आगे बढ़ते सेबल पर हमला करता है, जिसे सेबल ने काफी आसानी के साथ डॉज कर लिया था। और हमें जानने को मिलता है कि कल्टीवेशन की वजह से उसकी स्पीड भी कई गुना बढ़ चुकी। सेबल यहाँ पर डेविल एम्परर से कहता है कि मुझे लगा था तुम तेज हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो। अब मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछूंगा, क्या सच में तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा था? जिस पर डेविल एम्परर शोखी मारते हुए कहता है कि हाँ, मैंने उनकी जान ली थी और आज मैं तुम्हारी जान भी लूंगा ताकि तुम भी अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाओ। सेबल को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो डेविल एम्परर से कहता है कि आज के दिन यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। बाहर से हाफी और किन्यू इन दोनों की फाइट को देख रहे थे। जिस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि डेविल एम्परर सेबल पर भारी पड़ रहा है। ये देखकर हाफी को काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, और दूसरी तरफ किन्यू को अपने भाई पर पूरा यकीन था। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। थोड़ी देर की मार खाने के बाद हम देखते हैं कि सेबल काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ वो अपने भाई से सीखी हुई 36 स्काई स्कैप्टर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि सेबल का स्पेयर यहाँ डेविल एम्परर के सीने को छीन देता है। जबकि इसी के साथ साथ सेबल ने गुस्से में अपना स्पिरिट अटैक भी डेविल एम्परर पर कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। सेबल के यहाँ पर डेविल एम्परर को मारने के बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ चुके थे, जबकि किन्यू उसके पास आकर उससे बताता है कि सब खत्म हो गया, तुमने अपना बदला ले लिया। साथ ही साथ किन्यू वहीं पर पड़ा हुआ डेविल एम्परर का क्राउन लेकर यहाँ पर सेबल को देने की कोशिश करता है, जिस पर सेबल कहता है कि नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, ये हमेशा मुझे मेरे पेरेंट्स के कातिल की याद दिलाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि किन्यू से लेकर ब्रदर सोंग के पास आ जाता है। ब्रदर सोंग इस क्राउन आर्टिफैक्ट
को लेकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इसकी वजह से उसकी रफ्तार काफी बढ़ जाएगी। जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू से कहता है कि वैसे तुम भी अगले मोनार्च के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो ना। जो सुनकर किन्यू थोड़ा सा हैरान हो गया था, उसे इस कंपटीशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वे ब्रदर जोंग उसे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि तुम अब डार्क स्टार रेल्म के वाइस सुज़ेरन हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी मोनार्च कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। जैसा कि तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा कि फर्स्ट मोनार्च गोल्ड रेल्म में जाने वाले हैं, यानी कि जल्दी उनका एसेंशन होने वाला है। इसके बाद फर्स्ट मोनार्च की जगह कोई और लेगा। किन्यू की यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आ गया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एम्परर भी आ जाता है जो कि हाफी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। दूसरी तरफ हाफी उन्हें बताता है कि अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ जल्दी गोल्ड रेल्म जाने वाला हूँ। हम तीनों भाई मिलकर एक साथ ही हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम देंगे। यहाँ पर ये बात सुनकर तो ब्रदर जोंग को एक बड़ा सा शौक लगता है, जबकि ये एम्परर भी हैरान हो गए थे। वो यहाँ पर इन लोगों को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि अकेला हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम भी काफी डिफिकल्ट होता है और ये तो गोल्ड रेल्म हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम है, जबकि तुम तीनों एक साथ एग्जाम देने का सोच रहे हो, यानी कि वो 9 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इस तरह से तो तुम तीनों मारे जाओगे। आज तक हिस्ट्री में ऐसा किसी ने भी नहीं किया। जो सुनकर किन्यू आगे की तरफ आते हुए मुस्कुराकर कहता है फिर हम लोग वो पहले होंगे जो कि हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। यहाँ पर तो किन्यू ने फ्लेक्स कर लिया था, लेकिन बाहर जाने के बाद वो अपने भाइयों से कहता है कि एम्परर बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे डार्क स्टार रेल्म जाके मोनार्च कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मोनार्च के पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसका इस्तेमाल करके हम इस एग्जाम को आसानी के साथ पास कर पाएंगे। वैसे भी ग्रैंडमा यूनुआन ने जाने से पहले मुझे बताया था कि मैं अब जियांगलिन आर्टिफैक्ट पर निर्भर नहीं कर सकता। ये सारी बातें सोचते हुए किन्यू एक बार फिर से डार्क स्टार रेल्म आ जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद उसे कैप्टन देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मुझे लगा था तुम मोनार्च की सीट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। किन्यू उसे बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस ट्रेजर के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। दूसरी तरफ मोनार्च के छोटे भाई को जब ये मालूम होता है कि किन्यू भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो जीनो से कहता है कि पता नहीं ये किन्यू आखिर लास्ट मोमेंट पर कहाँ से आ गया, और जीनो उसे शांत कराते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें वो ऑरेंज बीड दिया था ना, तुम उसका इस्तेमाल करके खुद की ताकत को बढ़ाकर उसे आसानी से मार सकते हो। जो सुनकर इस नमूने को लग रहा था कि हाँ शायद ये सच में ऐसा कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मोनार्च का फाइनल हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम हो रहा था। किन्यू और बाकी के सारे लोग भी यहाँ पर मोनार्च के हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम को देखने के लिए आए हुए थे, जहाँ सबसे पहले हेवनली लाइटनिंग बड़ी तेजी के साथ आते हुए मोनार्च पर गिरने की कोशिश करती है, लेकिन मोनार्च ने अपने ही हाथ का इस्तेमाल करते उसे साइड पर हटा दिया था। ये देखकर तो किन्यू काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ कैप्टन किन्यू को बताता है कि आज तक हमारा कोई भी मोनार्च हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम में फेल नहीं हुआ। हमारे मोनार्च तो वैसे ही बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जबकि उनकी इनहेरिटेंस ट्रेजर की वजह से वो लोग कभी भी नहीं हार पाते। कैप्टन की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि हम सेकंड लाइटनिंग को देखते हैं जो कि ब्लैक फायर का फॉर्म ले चुकी थी। वो यहाँ पर मोनार्च पर हमला कर देती है, जिसके शुरू में मोनार्च थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन फिर वो अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इसे ओवरकम कर लेते हैं। इसी तरह करते करते फर्स्ट मोनार्च ने अपने हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम को पास कर लिया था, जिसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस कंपटीशन के दौरान डिसाइड होना था कि अगला फर्स्ट मोनार्च कौन बनेगा, जहाँ पर किन्यू, कैप्टन और यहाँ तक कि फर्स्ट मोनार्च का छोटा भाई भी मौजूद था। कैप्टन तो पहले ही हार मान लेते हैं, वो कभी भी किन्यू से फाइट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम ही मोनार्च की सीट के लिए फाइट करूंगा, इस बार मैं हार मानता हूँ। जबकि दूसरी तरफ मोनार्च का छोटा भाई किन्यू से फाइट करने के लिए मैदान में उतर जाता है। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो यहाँ पर किन्यू से कहता है कि आज के दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते हुए आगे बढ़ते हुए किन्यू पर हमला करने जा रहा था, जबकि किन्यू तो पहले ही जानता था कि ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए किन्यू के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो काफी आसानी के साथ उसके हमले डॉज कर रहा था। किन्यू से खुद को हारता हुआ देखकर मोनार्च का छोटा भाई उसे डिमोनिक बीड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स डबल हो चुकी थी। लेकिन ये डिमोनिक बीड काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से जल्दी उसकी जान भी चली जाएगी। बेशक वो ताकतवर हो चुका है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि वो कुछ ही साल जिंदा रहेगा। डिमोनिक बीड से पावर हासिल करने के बाद मोनार्च का छोटा भाई तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए किन्यू पर हमला करना शुरू कर देता है। इस वजह से किन्यू को भी इस बार सीरियस होना पड़ा, क्योंकि मोनार्च के छोटे भाई ने गलत तरीके का इस्तेमाल करके ताकत हासिल की, जिसकी वजह से उसका भाई जरूर शर्मिंदा होगा। किन्यू जानता था कि इसने अपनी हदें पार कर दी, इसलिए मजबूरन किन्यू को भी अपने सेलेस्टियल वेपन को बाहर निकालना पड़ा, जिसको किन्यू उसके पेट में घुसाते हुए अगले कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी जान ले लेता है। इस कंपटीशन को जीतने की वजह से किन्यू नेक्स्ट मोनार्च बन चुका था, जिसकी वजह से डार्क स्टार रेल्म के एल्डर उसे इनहेरिटेंस ट्रेजर भी दे देते हैं, जिसको अपने ब्लड के साथ रिफाइन करने की वजह से किन्यू की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। अब किन्यू जानता था कि उसके पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो टेंपल ऑफ मिस्ट्री का न्यू ओनर बन सके, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से टेंपल ऑफ मिस्ट्री अपनी किस्मत आजमाने पहुंच चुका था। मास्टर चिवी के बटलर को ऐसा नहीं लगता था कि किन्यू अभी इस काबिल हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू अपनी प्योर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए ट्रेजर हॉल का दरवाजा ओपन कर देता है, जिस बात ने मास्टर चिवी के बटलर को काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया था। वो किन्यू को ट्रेजर हॉल के अंदर लेकर जाते उसे सारे ट्रेजर्स के बारे में बताता है, जो ट्रेजर मास्टर चिवी ने किन्यू के लिए पीछे छोड़े हैं। उन सब ट्रेजर्स में से 4 ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती थे। किन्यू को अभी के लिए इन ट्रेजर्स के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। वो सोच रहा था कि इनमें से तो बस एक स्टोन से बना हुआ पिलर है, जबकि एक स्टोन से बना हुआ गार्ड, तीसरी तो एक मिस्टीरियस सी बोट है। आखिर ये मेरे किस काम आएंगे? जिस पर मास्टर चिवी का बटलर किन्यू को बताते हैं कि जब एक बार तुम गोल्ड रेल्म पहुंच जाओ तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि ये तीनों ट्रेजर तुम्हारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मास्टर चिवी का बटलर यहाँ पर चौथा
सोच क्या है। मास्टर चिवी का बटलर ये सुनकर बताता है कि ये सारे के सारे मेरे मास्टर के अपने हाथों से लिखे हुए स्किल्स है, जिसे सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें 9 पर्पल फायर बीड्स को रिफाइन करके एक ब्रेसलेट बनाना होगा। फिर उसके बाद तुम इस जगह के ओनर बन जाओगे, यानी कि ये सारे के सारे स्किल्स तुम्हारे हो जाएंगे। इस बटलर की बात मानते हुए फौरन से उन बीड्स के पास पहुंच गया था, जहाँ पर वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करके उन बीड्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है। ये करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं, क्योंकि इन बीड्स को रिफाइन करने में हजारों साल लग सकते हैं, जितना टाइम तो किन्यू के पास बिल्कुल भी नहीं। इसलिए किन्यू इन 9 पर्पल फायर बीड्स को अपने सोल स्पेस में ले गया था, जहाँ पर टाइम और तेजी के साथ गुजरता है। लेकिन ये कल्टीवेशन प्रोसेस किन्यू के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जिस बात की किन्यू को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बाहर की तरफ मास्टर चिवी के बटलर को अभी भी किन्यू की फिक्र हो रही थी। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि किन्यू फायर टेंपल से बाहर निकलकर आ गया था। साथ ही साथ हमें जानने को मिलता है कि किन्यू ने सक्सेसफुली उन 9 पर्पल फायर बीड्स को रिफाइन भी कर लिया, यानी कि किन्यू इस टेंपल ऑफ मिस्ट्री का न्यू ओनर बन चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद 900 के 900 स्क्रोल अब किन्यू के हो चुके हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर चिवी का बटलर भी फौरन से किन्यू के सामने झुक गया था, और साथ ही वो किन्यू से कहता है कि आज के बाद आप मेरे नए मास्टर हो, आप मुझे जो भी हुक्म दोगे मैं फॉलो करूंगा। किन्यू की उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुशी हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो उसे कहता है कि तुम मेरे गुलाम नहीं बल्कि मेरे दोस्त हो। दूसरी तरफ हमें किंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैं जीनो भी पहुंच चुकी थी। वो आते साथ ही किन्यू के फादर से कहती है कि मैंने किन्यू के हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली, मुझे पता है कि जल्दी उसका हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम होगा। इस बात ने तो किंडल को काफी ज्यादा हैरान कर दिया था, क्योंकि किन्यू के हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम की खबर आखिर लीक कैसे हो गई। साथ ही साथ किंडल यहाँ जीनो पर यकीन भी तो नहीं कर सकती, जबकि दूसरी तरफ जीनो एक्टिंग करते हुए कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं सच में कोई अच्छी इंसान नहीं, आपको मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। पिछले कई सालों से मैंने आप लोगों की मदद की, जिसकी चाल में अभी किंडल फंसने ही वाला था, तभी अचानक वहाँ पर किन्यू भी पहुंच जाता है, जो कि मिस जीनो से कहता है कि वाकई में आप एक अच्छी औरत है। बेशक मैंने आपके हस्बैंड को भी मार दिया, उसके बावजूद भी आप मेरी फैमिली की मदद कर रही। वैसे ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, जिस पर मिस जीनो कहती है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि एम्परर यू और मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत किया, और इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं ये सब कर रही। अगर अभी भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम देखने के लिए नहीं आऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारे किन्यू सेट में ही रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी। किन्यू उसकी ये बात सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, अगर ये मेरी फैमिली में रुकेगी तो मेरी फैमिली को खतरा होगा, इसलिए मुझे इसे इजाजत देनी ही होगी कि ये मेरे हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम को देख पाए, ताकि वहाँ पर मैं इसे रोक सकूं। इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये कोई प्लानिंग कर रही है, लेकिन अगर मैं इसके साथ नहीं होऊंगा तो मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगा। ये सारी बातें सोचते हुए किन्यू उससे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए तुम मेरे हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम को देखने आ सकती हो। जो सुनकर मिस जीनो तो अंदर से काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है कि किन्यू जल्द ही तुम मारे जाने वाले हो, जबकि दूसरी तरफ किन्यू अपने मन में कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं भी तुम्हें इतनी आसानी के साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसी मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी जान ले लूंगा। यहाँ इसके बाद हमें अगले कुछ महीनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्यू लगातार अपने हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम की तैयारियां कर रहा था, जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर उसी बीच को एक बार फिर से देखते हैं, जिसका नाम वुलोंग था। वो भी किन्यू की मदद करने का फैसला करता है। सब कुछ ही बहुत अच्छे से चल रहा था। आखिरकार वो दिन आने वाला है जब किन्यू का हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम होगा। हाउफी किन्यू से कहता है कि क्या सच में तुम उसकी बात मानने वाले हो? मुझे नहीं लगता कि हमें जीनो को वहाँ पर बुलाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जिस पर किन्यू अपने भाई से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही अपना प्लान तैयार रखा हुआ है। किन्यू और हाउफी की इन बातों के बाद हमें आखिरकार हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ ये तीनों भाई ही अपना एग्जाम देने के लिए पहुंच चुके थे, और इन तीनों भाइयों का ये एग्जाम देखने के लिए किन्यू की फैमिली और उनके दोस्त भी आए हुए थे, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर मिस जीनो भी थी। मिस जीनो अपने मन में सोच रही थी कि ये तीनों बेवकूफ है, जो कि तीनों मिलकर एक साथ हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम दे रहे हैं। इसकी वजह से तो इन लोगों का हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम वैसे ही 9 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ये लोग किस्मत से पहले 2 लाइटनिंग से खुद को बचा लेते हैं, तो तीसरी दफा मैं किन्यू के फादर को उसकी नजरों के सामने मार दूंगी, जिसकी वजह से किन्यू अपनी 3rd लाइटनिंग के लिए ध्यान नहीं लगा पाएगा, और उसकी भी यहाँ पर जान चली जाएगी। जीनो के दिमाग में इसी तरह के खतरनाक प्लान चल रहे थे, जबकि दूसरी तरफ किन्यू की फैमिली उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रही थी, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर किन्यू का हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम भी शुरू हो जाता है, जो कि बाकी के नॉर्मल लोगों के हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम से ज्यादा खतरनाक था। इसलिए बाकी के सब लोग अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ किन्यू अपने भाइयों के साथ मिलकर फर्स्ट लाइटनिंग से टकराने के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ पर इन लोगों की फर्स्ट लाइटनिंग ही बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसे तेजी से अपनी तरफ आता हुआ देखकर किन्यू अपने भाइयों से कहता है कि ये लाइटनिंग कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसलिए तुम लोगों को इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाफी तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था। वो अपने स्पेयर को निकालते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इसे सेबल और मैं अकेले ही देख लेंगे। जो कहने के बाद हाफी और सेबल तेजी के साथ आगे बढ़ते उस लाइटनिंग बॉल के अंदर चले जाते हैं और लगातार हमले करते उसे अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइटनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए देखकर इनकी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि किन्यू भी अपने भाइयों को शाबाशी देता है। साथ ही साथ किन्यू अपने भाइयों से कहता है कि अब सेकंड लाइटनिंग को मैं खुद संभालूंगा। किन्यू और हाफी भी इस बात के लिए एग्री हो गए थे, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि सेकंड लाइटनिंग तो एक ब्लैक फ्लेम थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्म लेते हुए सीधा किन्यू की तरफ आ रही थी। यहाँ पर ये देखकर तो किन्यू की फैमिली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि जीनो अपने मन में खुश होते हुए कह रही थी कि आज तो गॉड भी मेरा ही साथ दे रहा है, क्योंकि इतने बड़े ब्लैक फ्लेम के अटैक से तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जबकि उस अटैक के होने के बाद हम
देखते हैं कि यहाँ पर किंडल वाकई में काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद किन्यू मारा जाएगा। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू ने मोनार्च के दिए हुए आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से वो लोग भी आसानी के साथ इस सेकंड स्ट्राइक को सर्वाइव कर पाए थे। किन्यू की फैमिली को तो ये देखकर उनकी जान में जान आती है, जबकि दूसरी तरफ जीनो अपने मन में सोच रही थी कि शायद मैंने किन्यू को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे ही अपने प्लान को शुरू करना होगा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि किन्यू अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर देता है, क्योंकि जल्द ही थर्ड लाइटनिंग भी इन लोगों पर गिरने वाली थी। ये मौका जीनो के हमला करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर था, इसलिए वो फौरन अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए किंडल पर हमला करने जा रही थी ताकि वो उसे जान से मार सके। किन्यू, हफी और सिबल ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि किन्यू का न्यू सोल पपेट वहां पर बीच में आ गया था, जो कि जीनो पर एक ही जबरदस्त अटैक करते हुए उसे जख्मी कर देता है। साथ ही साथ वो सोल पपेट कह रहा था कि कोई भी मेरे मास्टर की फैमिली को जख्मी नहीं कर सकता। किन्यू के भाई यहाँ पर न्यू सोल पपेट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो किन्यू से सवाल पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर किन्यू बताता है कि ये मेरा नया दोस्त है। साथ ही साथ वो याद करता है कि कल रात ही किन्यू ने अपने सोल पपेट को बताया था कि अब तुम्हें मेरी फैमिली की हिफाजत करनी होगी। यहाँ दूसरी तरफ जीनो को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बूढ़ा है क्या जिसने मुझे अपने एक ही हमले से इतना घायल कर दिया। जबकि किन्यू का सोल पपेट यहाँ पर कह रहा था कि मैंने अपने पूरे ऑरा को यहाँ चारों तरफ बिछा रखा है, यानी कि यहाँ पर एक छोटी सी मूवमेंट भी मैं महसूस कर सकता हूँ। जीनो उसकी ये बात सुनकर समझ गई थी कि अब मैं यहाँ पर किंडल का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिस वजह से हम देखते हैं कि जीनो अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए एक स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गई थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू से कहती है कि अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर मारी जाती हूँ या नहीं, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें भी जान से मार दूंगी। जिसके बाद वो किन्यू की थर्ड लाइटनिंग के साथ जाकर कंबाइन हो गई थी ताकि किन्यू की थर्ड लाइटनिंग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए और वो किन्यू की जान ले ले। किन्यू यहाँ पर ये सब होता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे डेसिबल की जान ली, तुमने मेरी फैमिली पर हमला किया और तुम लोगों ने मेरी ट्रेजर भी छीनने की कोशिश की। तुम लोग वाकई में किसी डीमन से कम नहीं। यहाँ पर ये सारी बातें कहने के बाद किन्यू अपने भाइयों से कहता है कि हम लोग हार नहीं मानने वाले, हम इस हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम को यहाँ पर पास करके ही रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। या तो हम लोग जीत जाएंगे या फिर एक साथ ही मारे जाएंगे। जिस पर हफी और सिबल भी कहते हैं कि हाँ, हम लोग साथ मरना पसंद करेंगे। यहाँ इन तीनों के रेडी होने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपने मोनार्च वाले आर्टिफैक्ट की फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है, जबकि दूसरी तरफ थर्ड लाइटनिंग स्ट्राइक के तौर पर किन्यू और उसके भाइयों की तरफ ब्लैक टोर्नेडो बढ़ रहा था। ये टोर्नेडो डार्क फ्लेम से बना हुआ है, जो कि किसी को भी आसानी के साथ जान से मार देगा। ये बात सोचते हुए किन्यू की फैमिली काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, जबकि किन्यू अपने मोनार्च आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने भाइयों के साथ मिलकर उस टोर्नेडो के बीच में एक शील्ड बनाकर मौजूद था। यहाँ इन पर अभी पहली मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे डिवाइन सोर्स भी इन लोगों पर हमला करने के लिए नीचे आ रहे थे, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर किन्यू पहले ही जंप करके उन्हें हवा में तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर किन्यू ने बहुत सारे डिवाइन वेपन्स को तोड़ दिया था, और जब किन्यू उस आखिरी डिवाइन सोर्स से टकराने की कोशिश करता है तब तक किन्यू काफी ज्यादा थक चुका था, उसकी एनर्जी कम पड़ चुकी थी। किन्यू को हारता हुआ देखकर उसके दोनों भाई भी फौरन से किन्यू की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि आते साथ ही किन्यू से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तीनों को कभी भी कोई नहीं हरा सकता। किन्यू भी अपने भाइयों पर पूरा यकीन करता था, जिसके बाद ये तीनों मिलकर अपनी पूरी एनर्जी लगाते हुए आखिरकार उस पूरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ साथ ही साथ में जीनो भी जान से मारी जा चुकी थी, सब कुछ ही ठीक हो चुका था। किन्यू अपनी फैमिली के पास आकर उन्हें बताता है कि जीनो मर चुकी है, एम्परर ड्यू भी खत्म हो गया, अब मेरी फैमिली सेफ रहेगी। जबकि साथ ही साथ किन्यू ने यहाँ पर अपने उन तीनों बीस्ट को भी आजाद कर दिया था। इस काम को पूरा करने के बाद किन्यू एक बार फिर से डार्क स्टार रेल में आ जाता है ताकि वो मोनार्च वाला आर्टिफैक्ट वापस लौटा सके। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर फर्स्ट मोनार्च की सीट को भी छोड़ देता है, जिसके बाद वो कैप्टन से कह रहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे मोनार्च बनोगे। कैप्टन भी किन्यू को अलविदा करता है क्योंकि किन्यू जल्द ही गोल्ड रैम जाने वाला था। इसके बाद हमें लास्ट फाइनल इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों भाई अपनी फैमिली से मिलते हुए उनको अलविदा कर रहे थे। तीनों भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, लेकिन यूनिवर्स का यही कानून है कि ताकतवर होने के बाद आपको एसेंशन करनी ही होगी। जिसके बाद एक लाइट फॉर्मेशन इन लोगों को गोल्ड रैम की तरफ लेकर जा रही थी, और इसी इमोशनल सीन के साथ हमारा ये सीजन 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने किन्यू की कल्टीवेशन लेवल पर एक वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। अब इसके बाद आप